Hello students, I welcome you all in the online lecture series of Database Management System, and today we'll discuss the topic that is ER Components Part 1. आज हम ER Components that means Entity Relationship Diagram के जो components हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट पार्ट है जो आज हम देखेंगे। डायरेक्टली ये आपके यूनिट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है ईआर कंपोनेंट्स का, लेकिन ये इम्प्लिसिटली ईआर डायग्राम जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके कंपोनेंट्स को पढ़ना भी ज़रूरी है और डायरेक्टली इन पे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। कंपोनेंट्स ऑफ एन ईआर डायग्राम। एक ईआर डायग्राम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। और ये भी फिर आगे कई टाइप के होते हैं। जैसे एंटिटी की अगर बात करें तो ये 2 टाइप की होती है, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। इसी तरीके से जब जो सेकंड कंपोनेंट है एट्रीब्यूट्स, उसके 5 पार्ट हैं, सिंपल एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब ईआर डायग्राम के नोटेशंस हम पढ़ रहे थे तब मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया था, और कमिंग लेक्चर में भी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। रिलेशनशिप जो आपका कंपोनेंट है ये थर्ड कंपोनेंट है और इसके अंदर 4 पार्ट है, एन एरे, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। सो ईआर डायग्राम के 3 कंपोनेंट होते हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका एंटिटी। सो एन एंटिटी मे बी एन ऑब्जेक्ट, place, person or an event which stores data in the database। इस लाइन का मतलब ये है कि जब भी आप अपना कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। अब जब आप मान लीजिए अपने कॉलेज का डेटाबेस आपको बनाना है, तो जब आप कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं तो अब ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपने डेटाबेस में कौन सा डेटा स्टोर करवाना है और किस किस का डेटा स्टोर करवाना है। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट का डेटा स्टोर होना चाहिए तो स्टूडेंट एक एंटिटी हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि कोर्स नाम से भी कोर्स का भी डेटा एंटर होना चाहिए तो कोर्स नाम से भी एक एंटिटी हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट का मैं डेटा सेव करना चाहती हूँ तो डिपार्टमेंट नाम से भी एक एंटिटी हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि फैकल्टी का डेटा स्टोर करना है तो फैकल्टी भी एक एंटिटी हो जाएगी। और अगर आप चाह रहे हैं पूरे कॉलेज के बारे में, मान लीजिए आपका बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि जो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी, उसके रेस्पेक्ट में मैं कॉलेजेस की डिटेल भी एंटर करवाना चाहती हूँ कि कौन कौन से कॉलेज एफिलेटेड है, कौन से डायरेक्टली इससे लिंक्ड है। तो अगर आप कॉलेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी एक एंटिटी हो जाएगी। तो एंटिटी हर वो चीज हो जाएगी जिसके बारे में आप डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं अपने डेटाबेस में। अब वो एंटिटी कोई ऑब्जेक्ट हो सकती है, ऑब्जेक्ट मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है बेसिकली। जैसे कि हम क्लास की बात करें तो कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं, टेबल हो गई, फैन हो गया, फैन आपके कौन सा मॉडल है, कितने विंग्स हैं, और इस तरीके से अगर आप डिटेल एंटर करना चाहते हैं तो टेबल है तो किस टाइप की है, राउंड शेप की है, स्क्वायर शेप की है, रेक्टेंगल शेप की है, कितने लेग्स है उसके, 3 लेग है, 4 लेग है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस बना रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया टेबल का, तो इस तरीके का डेटा कौन स्टोर करेगा? इस तरीके के डेटा वो लोग स्टोर करेंगे जिनकी कोई फर्नीचर की शॉप है। तो फर्नीचर की शॉप में क्या हो गया, एम्प्लॉय हो गए, ओनर हो गया और फर्नीचर की डिटेल, तो वहां पे फर्नीचर नाम से भी एक एंटिटी हो जाएगी। और प्लेस, आप अगर प्लेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं तो ये भी एक एंटिटी हो जाएगी। किसी पर्सन की डिटेल एंटर करना चाह रहे हैं अपने डेटाबेस में तो वो भी एक एंटिटी हो जाएगी। या कोई इवेंट भी हो गया, अगर मान लीजिए आपके कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो अगर आप इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं तो इवेंट नाम से भी एक एंटिटी हो जाएगी, जिसमें आ जाएगा फेयरवेल इवेंट, फ्रेशर्स इवेंट और कस्तूरी। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो इवेंट्स हो गए उनकी भी तो डिटेल आपके पास है ना। हर चीज की डिटेल अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में आपको एक एंटिटी बनानी ही बनानी है।
सो एंटिटी कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, और या कोई इवेंट भी हो सकता है, बशर्ते आप उसका डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हो। अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर करवा रहे हो तभी वो एंटिटी कहलाएगी। अगर कोई ऐसा कुछ है जिसके आप डेटा स्टोर ही नहीं करवा रहे और आप कह दो कि ये एंटिटी है मेरे डेटाबेस की, तो वो गलत है। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए टीचर की डिटेल एंटर करवा रहे हैं, अब आप जो डेटाबेस बना रहे हैं उसमें टीचर की डिटेल स्टोर्ड है, स्टूडेंट की है, एचओडी की है, प्रिंसिपल की, लेकिन जो 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं आप उनका डेटा एंटर नहीं करवा रहे। आप कह रहे नहीं, मेरे कॉलेज में जो डायरेक्ट एजुकेशन में जो इन्वॉल्व लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो पर्सन है, मैं उन्हीं का डेटा स्टोर करवाऊंगी। जो डायरेक्ट एजुकेशन में नहीं है लिंक, जैसे 4th क्लास है, वो एजुकेशन में नहीं आते, वो आपको पढ़ाते नहीं है या वो पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अदर चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कॉलेज को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं उनका डेटा स्टोर नहीं करूँ डेटाबेस में, तो वो एक एंटिटी नहीं होगी। सो हर एक चीज़ जिसके बारे में आप डेटा अपने डेटाबेस में स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो एंटिटी होती है। आई होप अब आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैम एंटिटी क्या है क्या है क्या है, तो आई होप मैंने आपको ये क्लियर कर दिया होगा। Now, in an entity relationship diagram, an entity is represented by a rectangle. ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि हम जब भी कोई एंटिटी को अगर ग्राफिकली शो करते हैं तो रेक्टेंगल की मदद से हम शो करते हैं। जो मैंने नोटेशंस आपको बताई उसमें एंटिटी के लिए रेक्टेंगल यूज किया जाता है। और किन्हीं दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए हम डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं, और इन लाइंस को हम यूज करते हैं एज ए लिंकर, लिंक करने के लिए एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से रिलेशन, या एक एंटिटी का रिलेशन वाला जो ये सिंबल है इससे इसको लिंक करने के लिए हम लाइन का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट, कोर्स मैनेजर, एम्प्लॉय, पेशेंट एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ एन एंटिटी। अब ये एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि इनके बारे में कोई ना कोई डेटा होता है और जनरली ये डेटा जो है हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। नाउ एंटिटी टाइप एंड एंटिटी सेट। देखिए, हमारे ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स में तीन कैटेगरी है, मतलब तीन कंपोनेंट है। पहला एंटिटी जिसको अभी हमने पढ़ा, दूसरा एट्रीब्यूट एंड तीसरा रिलेशनशिप। अब ये एंटिटी टाइप एंड एंटिटी सेट कोई कंपोनेंट नहीं है। ये जो पहला कंपोनेंट हमने देखा एंटिटी का, ये इससे रिलेटेड है। ओके, सो एंटिटी पढ़ने के बाद हम एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट के कंसेप्ट को समझते हैं। ये डायरेक्ट कोई कंपोनेंट नहीं है, ये पहले कंपोनेंट के अंदर सब टॉपिक है। अब इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगी ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअल में एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट के बीच में क्या डिफरेंस है। ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। ये एक स्टूडेंट टेबल है, इसमें 3 कॉलम है। कॉलम मतलब कि इस स्टूडेंट के 3 एट्रीब्यूट। याद करिए, मैंने इनिशियल लेक्चर्स में बताया था कि कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ओके, और जो हमारी रो होती है उसको रिकॉर्ड बोलते हैं और उसको टपल भी बोलते हैं। ओके, सो रो हमारा एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भी हम, मतलब एक रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं और टपल भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट सिनोनिम्स हैं। तो रोल नंबर, नेम एंड कोर्स क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स हो गए, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट। और टेबल के रेस्पेक्ट में देखें तो ये एट्रीब्यूट क्या हो जाते हैं? कॉलम हो जाते हैं। क्लियर है? रोल नंबर आपका प्राइमरी की है। आप ये मान के चलिए, यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ है क्योंकि अंडरलाइन हम ईआर डायग्राम के उसमें करते हैं। जब ईआर डायग्राम बनाते हैं तब अंडरलाइन करते हैं। नॉर्मल हमारी टेबल में कोई भी कॉलम में अंडरलाइन नहीं होती है, पर देखने से हम ये अजम्पशन लगाते हैं दैट रोल नंबर इज द प्राइमरी की। आप देख सकते हैं कि रोल नंबर में जो भी लिखा हुआ है, कोई भी एक भी एंट्री ऐसे नहीं है जो रिपीट हो रही है। सारे जो भी कॉम्बिनेशन है अल्फा न्यूमेरिक, मतलब कि नंबर्स और कैरेक्टर से मिलके जो भी बना है वो होता है अल्फा न्यूमेरिक। ये सारा कॉम्बिनेशन अलग अलग है, यूनिक है, क्योंकि हमें पता है किन्हीं भी दो स्टूडेंट का जो रोल नंबर है अगर एक ही क्लास की बात करें तो सेम नहीं हो सकता। लेकिन जब आप नेम को देखते हैं, नेम कॉलम में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जॉनसन नाम से एक और एंट्री हो रखी है। और क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं, इसलिए ये एकदम सही है, ये वैलिड है, क्योंकि एक नाम से दो स्टूडेंट के नेम हो सकते हैं। इसी तरीके से कोर्स में आप देखिए, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जो ईवा है वो बायोलॉजी ना पढ़ के कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रही है।
तो कहने का मतलब ये कि जो नॉर्मल आपके कॉलम्स हैं उसमें डेटा सेम हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो यूनिक की होगी उसमें हमेशा, यूनिक की मतलब प्राइमरी की में हमेशा डेटा यूनिक होता है, अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। ठीक है, ये तो प्रीवियस रिवीजन हो गया एक तरीके से जो मैंने पहले पढ़ाया। अभी इसमें एंटिटी किसे बोलेंगे? एंटिटी होता है ये पूरी रो, ये जो पूरी रो है या ये पूरा जिसको हम टपल बोल रहे हैं, या ये एक रिकॉर्ड जो है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटिटी। तो इस टेबल में कितनी एंटिटी हो गई? 1 2 3 4 5। तो ये हो गई 5 एंटिटी। ठीक है, अब इन 5 एंटिटी को हम कंबाइनली, देखिए एंटिटी तो एक हो गई जैसे कि स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब ये है, नेक्स्ट एग्जांपल पे मैं आपको और इसको क्लियर कर देती हूँ। आप अभी के लिए इतना समझिए कि ये स्टूडेंट टेबल है और इसमें हर एक रो को हमने क्या बोल दिया? एंटिटी। ओके, नाउ ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने स्टूडेंट टेबल बनाई, स्टूडेंट में रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, उसकी एज है और उसका मोबाइल नंबर है। जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रोज। और जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ठीक है, अब मुझे पता है हर एक जो रो है या रिकॉर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटिटी बोलते हैं। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया E1, मतलब एंटिटी 1, एंटिटी 3, एंटिटी 2। ये किसी भी तरह रैंडमली आप बोल सकते हो, और ये भी ऊपर वाली मैंने कवर नहीं करी है, लेकिन ये भी एंटिटी होगी। लेकिन मैं एट ए टाइम अभी ये 3 का कॉम्बिनेशन लेके चल रही हूँ, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे 3 शो कराया। ये भी एंटिटी होगी, ध्यान रखिएगा, ये एक पूरा रिकॉर्ड है, ये एक पूरा रो है, तो इसको भी हम एंटिटी बोलते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में मैंने 3, जो लास्ट के 3 रोज हैं उनको एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए लिया है। अब ये जो E1, E2 एंड E3 है, इनका टाइप क्या है? मतलब ये किस टाइप की है? अगर ये डेटा आपको मैं दूं तो आप इस डेटा के बारे में क्या पूछेंगे? मैम ये डेटा किसका है? ये 2 क्या है, ये एंजल क्या है, ये 19 क्या है, ये नंबर्स क्या है, ये किसका है? ये टीचर का है या स्टूडेंट का है, या ये आपके एचओडी का है, या ये आपके प्रिंसिपल का है? तो वहां पे मुझे आपको इन एंटिटी का टाइप भी बताना पड़ेगा कि ये जो एंटिटी है वो स्टूडेंट है, मतलब ये एंटिटी का जो टाइप है वो क्या है? स्टूडेंट है। तो ये जो E1, E2, E3 है, इनका टाइप क्या हो गया? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या हो गया? एंटिटी टाइप। और ये E1, E2, E3 सेपरेटली तो इनको हम क्या बोल देते हैं कि ये एंटिटी है, लेकिन जब इनको कंबाइन करते हैं, जब इनको कंबाइन कर दिया तो इनको क्या बोलते हैं? एंटिटी सेट। ऑब्वियस है ना, आप डिस्क्रीट मैथ्स में भी तो यही पढ़ते हो। एक नंबर अगर अलग से है तो उसको तो आप नंबर बोल देते हैं, लेकिन वो कंबाइन फॉर्म में आ गया तो उसको आप क्या बोल देते हो? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, इस तरीके से कुछ कुछ। तो सेट एक कॉम्बिनेशन हो जाता है ना सिमिलर टाइप का, सेट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, इस तरीके से। तो वैसे ये क्या हो गया? एंटिटी सेट क्या है? कॉम्बिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी का, और इन एंटिटी का टाइप क्या हो गया? स्टूडेंट। मान लीजिए इसी तरह यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल ना होकर टीचर की डिटेल होती, तो वहां पे भी हर एक रो को और रिकॉर्ड को हम एंटिटी बोलते हैं, और उनके इसी तरह इसी कॉम्बिनेशन को, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम एंटिटी सेट बोल देते। और उसका एंटिटी टाइप क्या होता? अब उसका एंटिटी टाइप होता टीचर। एंटिटी टाइप का मतलब ये है कि पर्टिकुलर एंटिटी किस तरीके की है, तो वो किस तरीके की, इस केस में स्टूडेंट, और दूसरा एग्जांपल लिया उसमें टीचर। इसको इस तरीके से समझिए, आप सी लैंग्वेज पढ़ के आए तो आपको पता है डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए इंटीजर, तो इंट एक डेटा टाइप है। आप उस डेटा टाइप के वेरिएबल्स बनाते हैं, तो वो वेरिएबल्स क्या हो गए? उस रेस्पेक्ट में इसको मैपिंग करिए इसकी। जैसे यहाँ स्टूडेंट एंटिटी टाइप है, वैसे इंटीजर वहाँ डेटा टाइप होता है। जैसे E1, E3, E2 यहाँ एंटिटी सेट हो गया और वो स्टूडेंट टाइप का है, उसी तरीके से कोई ABC वेरिएबल आप बनाते हैं और वो वेरिएबल किस टाइप का होता है? इंटीजर टाइप का। तो ये E1, E2, E3 भी किस टाइप के हो गए? स्टूडेंट टाइप के। अब हम जाते हैं हमारी प्रीवियस स्लाइड पे। एंटिटी टाइप क्या हुआ? एन एंटिटी टाइप इज अ कलेक्शन or a set of entities having some common attribute.
In a database, each entity type is described by a name and a list of attribute. हर एक entity type जो है describe किया जाएगा नाम से और list of attribute से. तो आप देखिए यहाँ पे entity type का नाम है और list of attributes भी है साथ में कि इसके ये attributes हैं और इन्हीं के respect में फिर data enter होता है. तो ये क्या है, collection हो गया ना entities का. ये जो student है वो entity type है, टेबल का नाम स्टूडेंट है और जो टेबल का नाम होता है वही एंटिटी टाइप होता है. हमेशा ध्यान रखना, जो टेबल का नाम होता है वही एंटिटी टाइप होता है. और जो टेबल में कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो रोज हैं किसी भी पर्टिकुलर टेबल में, जो रोज हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते थे, एंटिटी. ओके, सो हम कह सकते हैं कि एंटिटी टाइप क्या है, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज. So an entity type is a collection or a set of entities. या तो collection है या set of entities बोल रही हूँ. Having some common attribute. Common attribute क्या हो गए, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया. मतलब अगर इवन में इवन एंटिटी की मैंने बात की तो उससे रिलेटेड डेटा क्या है, रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर. E2 की बात करूंगी तो भी वो सेम ही डेटा की बात हो रही है, वहाँ पे सेम ही एट्रीब्यूट है, कॉमन एट्रीब्यूट है, रोल नंबर, नेम और फोन नंबर. E3 की बात करूंगी तो E3 में के रेस्पेक्ट में भी वही कॉमन एट्रीब्यूट है. So in database, each entity type is described by a name and list of attributes, जो मैंने अभी आपको दिखाया. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप हो गए. यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट मिसिंग है, वो आपको उस एग्जांपल को विजुलाइज करके ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट का यहाँ पे कुछ कुछ एट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो एंटिटी टाइप के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और सारी जो एंटिटी सेट के अंदर एंटिटीज है वो उन्हीं कॉमन एट्रीब्यूट्स के डेटा को स्टोर करते हैं. नाउ एंटिटी सेट क्या है, एंटिटी सेट क्या है इसको देखो. E1, E2, E3 सेपरेटली अगर हम बात करें तो ये एक रो हो जाती है, लेकिन जब इन्हें कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, एंटिटी सेट. सो एंटिटी सेट इज अ सेट और कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप. सेम टाइप, हमारे केस में सेम टाइप क्या है, स्टूडेंट. सो E1, E2, E3 इज एन एंटिटी सेट ऑफ स्टूडेंट टाइप which share the similar properties and attribute. ये दोनों जो डेफिनेशन है somewhat सेम है, एक ही बात कही जा रही है अलग तरीके से. अगर हम एंटिटी टाइप की बात करते हैं तो एंटिटी टाइप क्या है, कलेक्शन है, क्योंकि स्टूडेंट एक एंटिटी है. एंटिटी मतलब कि हम उसको डीबीएमएस में टेबल बनाते हैं और उस टेबल में जो भी कलेक्शन है, जो सब कुछ है, कॉमन एट्रीब्यूट, जो भी सारी चीजें, वो आपकी एंटिटी कहलाती है. और एंटिटी का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो वो गया उसका एंटिटी टाइप. और एंटिटी सेट क्या हो गया, जो ये जो रोज है या जो ये एंटिटी है, भाई रोज को, रिकॉर्ड को हम एंटिटी बोलते हैं, उनका जो कलेक्शन है वो क्या हो जाता है, एंटिटी सेट. तो समवॉट ये सेम है. अभी हम जब डिफरेंस देखेंगे इन दोनों का तो आपको और क्लियर हो जाएगा. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लेक्चरर्स इन अ यूनिवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज एन एंटिटी सेट लेक्चरर. तो एंटिटी सेट क्या हो गया, लेक्चरर, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बोल रहे ना, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लेक्चरर, तो ग्रुप में बहुत सारे लेक्चरर आ गए तो उनको कंबाइनली आपने क्या बोल दिया, एंटिटी सेट. और उस एंटिटी सेट का टाइप क्या हुआ, लेक्चरर. सिमिलरली द एंटिटी सेट ऑफ स्टूडेंट्स माइट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी. आई होप कि आपको एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट समझ में आया होगा. सेट को आप डायरेक्टली रिलेट करिए, जो डिस्क्रीट मैथ में आप सेट पढ़ते हैं. तो सेट का मतलब कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज. अगर एंटिटी का सेट है तो एंटिटी का ही तो कॉम्बिनेशन होगा. सो एंटिटी सेट इज ए कलेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ, आप कॉम्बिनेशन ना बोले, आप कलेक्शन बोले. एंटिटी सेट इज एन कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप. एक ही टाइप की होती है एंटिटी में. एंटिटी सेट में जितनी भी एंटिटीज होती है वो एक ही टाइप की हो सकती है. ऐसा नहीं है कि आपने स्टूडेंट का E1 ले लिया और टीचर का T2 ले लिया, फिर आपने प्रिंसिपल का P3 ले लिया. वो कॉम्बिनेशन एंटिटी सेट नहीं कहलाएगा. एंटिटी सेट हमेशा एक ही टाइप का होता है. ये देखिए, अब यहाँ पे हमारा एंटिटी सेट क्या हो गया, E1, E2, E3. मैं दूसरा कोई सेट भी बना सकती हूँ जिसमें सिर्फ E1 और E3 हो. तीसरा कोई सेट बना सकती हूँ जिसमें E1 और E2 ही हो. और चौथा कोई सेट बना सकती हूँ जिसमें ये सारे हों, E1 से लेके E2, E3 एंड E4 भी हो. सो ये तो हो गए हमारे एंटिटी सेट. और टाइप की जब हम बात करते हैं तो टाइप क्या हो जाता है आपका, टेबल का नाम. और अब ये जो टेबल है ये कलेक्शन ऑफ एंटिटीज ही तो है. सो
इनकी जो डेफिनेशन है काफ़ी हद तक वो सिमिलर है, लेकिन आप ध्यान से अगर उसको देखेंगे तो वो थोड़ा सा अलग मतलब उसका निकलता है। नाउ अब हम डिफरेंस देखेंगे और डिफरेंस से हम समझ जाएंगे एकदम। एंटिटी टाइप। सो एंटिटी टाइप क्या है, पहले आप सेकंड पॉइंट को देखिए। नेम ऑफ द टेबल इज द एंटिटी टाइप। टेबल का जो भी नाम होगा वो एंटिटी टाइप कहलाता है। और एंटिटी सेट में क्या कहा है, ऑल रोज ऑफ द टेबल आर द एंटिटी सेट। ऑल रोज, एक रो को नहीं बोला है, ऑल रोज। अगर हम सारी रोज की बात करें तो वो एक एंटिटी सेट कहलाती है। अब हो सकता है कि सारी ना लेके आप मान लीजिए 5 रो है, 5 में से 3 भी ले रहे हैं, अगर 3 का कॉम्बिनेशन भी ले रहे हैं तो वो भी एंटिटी सेट ही कहलाता है। ऑल रोज का मतलब आप एंटिटी सेट में सारे रोज को कंबाइन करके चलते हैं, उनको सारे रोज को मान के चलते हैं कि ये एंटिटी सेट है। अब उसमें से आप पे डिपेंड करता है आप एट ए टाइम कितनी एंटिटीज मतलब कितनी एंटिटीज के कॉम्बिनेशन को आप एज ए एंटिटी सेट कह रहे हो। नाउ जो फर्स्ट पॉइंट वो क्या बोल रहा है, अ कैटेगरी ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी इन द टेबल ऑफ एन RDBMS। एंटिटी टाइप क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एंटिटी की जो कैटेगरी है, हमारे इस केस में जो E1, E2, E3 है उसकी कैटेगरी क्या है, वो स्टूडेंट कैटेगरी के है। मान लो इसी तरीके से टीचर नाम से भी एक टेबल होती और उसमें भी एंटिटीज होती T1, T2, T3। तो उस केस में T1, T2, T3 क्या है, एंटिटीज है, किस टाइप की है, टीचर टाइप की। तो उनकी कैटेगरी क्या होगी, टीचर, और यहाँ पे इसकी कैटेगरी क्या होगी, स्टूडेंट। So a category of a particular entity in the table of an RDBMS। तो E3 एक एंटिटी है, उसकी एक ये पर्टिकुलर एंटिटी है E3, इसकी कैटेगरी क्या होगी, स्टूडेंट। सो स्टूडेंट क्या हुआ, एंटिटी टाइप। एंटिटी सेट के लिए क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ द सेम एंटिटी टाइप। जितनी भी आपकी एंटिटीज हैं, ये सारी जो एंटिटीज हैं जो कि सेम एंटिटी टाइप से बिलोंग करती है, उन्हीं को कहा जाता है एंटिटी सेट। अगर यह डिसिमिलर होती है, डिसिमिलर मतलब इवन, तो आपने इस टेबल की एंटिटी ले ली और एक टीचर टेबल से आपने T3 ले लिया, तो आप बोलो कि T1 और T3 इज एंटिटी सेट। नो, वो दोनों अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करती है, इसलिए वो एंटिटी सेट नहीं होगी। एंटिटी सेट हमेशा किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है। So, collection of all entities of the same entity type is in RDBMS is entity set. Now, third point. In a student table, each entity is of type student. Student table में किसी भी entity को आप लेंगे और उसका type अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे कि मैम ये particular row जो है ये student table से belong करती है। मतलब ये जो particular entity है वो student से belong करती है, student table से belong करती है, तो इसका type student हुआ। एंटिटी सेट क्या है, ऑल द रिकॉर्ड्स इन द स्टूडेंट टेबल रिप्रेजेंट द एंटिटी सेट। वही सारी चीजें, यहाँ पे ऑल रोज बोल दिए, यहाँ पे ऑल द रिकॉर्ड्स बोल दिए, और हमें पता है कि रोज एंड रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेम ही होता है। ये इमेज ली है मैंने www.pedia.com से, आप इस वेबसाइट पे विजिट करके और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं इस टॉपिक को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ER डायग्राम, दैट इज एंटिटी। उसके बाद हमने देखा कि एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट क्या होता है, और ये हमने देखा डिफरेंस। अब जो पहला कंपोनेंट था हमारा एंटिटी, उसके दो पार्ट थे, टाइप्स ऑफ एंटिटी। एन एंटिटी कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। So this type, strong entity की अगर हम बात करें, so this type of entity has a primary key attribute। ये हमेशा ध्यान रखना है, इसको इसलिए मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया। आपकी जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है, मतलब ऐसी टेबल, एंटिटी मतलब आपका क्या हो गया, आप टेबल बना रहे हो उसको, ठीक है, तो ऐसी टेबल जिसमें प्राइमरी की होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और अगर प्राइमरी की है तो वो क्या करेगा, अपने टेबल के अंदर जितनी भी एंटिटीज हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, मतलब कि जितनी भी रोज हैं या जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द यूज ऑफ प्राइमरी की। सो इन स्ट्रॉन्ग एंटिटी
This type of entity has a primary key attribute which uniquely identifies each record in a table. In the ER diagram, a strong entity is usually represented by a single rectangle. अगर सिंगल रेक्टेंगल है तो आप हमेशा समझ जाना कि इस पर्टिकुलर एंटिटी में प्राइमरी की होगी ही होगी. अब आ जाते हैं वीक एंटिटी. देखिए, कोई चीज स्ट्रॉन्ग कब होती है? जब वो अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो. मैं स्ट्रॉन्ग हूँ क्योंकि मुझे किसी और से मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम स्वयं करती हूँ. आप अगर इंडिपेंडेंट हो तो आप बोल सकते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ क्योंकि मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ और मैं अर्निंग जो है वो भी मेरी खुद की है. हम नॉर्मल जो लेमन लैंग्वेज में इंडिपेंडेंसी की बात मानते हैं वो यही है कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. हमारी लाइफ को एग्जीक्यूट करने के लिए हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, जो हम ये बात बोलते हैं. तो इसको इसी तरीके से रिलेट कीजिए कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी होगी जिसको किसी अदर टेबल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता अपनी रोज को, अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए. वो इतनी सेल्फ डिपेंडेंट होती है वो टेबल कि खुद से अपनी रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले, उसे बाहर से किसी की मदद नहीं चाहिए होती. वीक कौन होगा? जो डिपेंडेंट है. तो जो डिपेंडेंट होगा वो हमेशा वीक होगा. अगर आप किसी पे डिपेंडेंट है तो आप वीक हैं. उसी तरीके से अगर कोई एंटिटी, if an entity does not have a primary key attribute and depends upon another strong key via foreign key attribute, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक नई चीज आ गई फॉरेन की. तो अभी इसको छोड़ो, अभी सिर्फ इतना सा समझो कि हर एक वो टेबल मतलब एंटिटी, ओके, हर एक वो टेबल जिसमें खुद की प्राइमरी की नहीं होती है, और वो टेबल क्योंकि खुद के पास प्राइमरी की नहीं है और हमेशा टेबल में डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो इस केस में वीक एंटिटी किसी दूसरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी का सहारा लेती है. देखो, एक जो वीक है वो दूसरे वीक का तो सहारा नहीं लेगा. वीक पर्सन दूसरे वीक पर्सन का क्या सहारा लेगा? तो किसी स्ट्रॉन्ग को ही ढूंढा जाता है. तो कोई वीक एंटिटी, अगर कोई वीक एंटिटी जिसके पास खुद की प्राइमरी की नहीं है, तो वो किसी ऐसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंड करती है जिसके पास खुद की प्राइमरी की हो. और ये जो डिपेंडेंसी है ये कैसे होती है, किसके थ्रू होती है? फॉरेन की एट्रीब्यूट के थ्रू. तो जैसे हमने प्राइमरी की एट्रीब्यूट पढ़ा, वैसे ही एक फॉरेन की एट्रीब्यूट भी होती है. प्राइमरी की आपके टेबल में ही होती है, और आपके टेबल में अगर प्राइमरी की है तो आप अपनी टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली, बिना किसी और टेबल की मदद के. लेकिन अगर आपके पास प्राइमरी की नहीं है, उस केस में आपको अपने डेटा को या अपने रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसी दूसरी ऐसे टेबल की रिक्वायरमेंट होती है जिसके पास खुद की प्राइमरी की हो, और उसकी प्राइमरी की को आप अपने टेबल में लाते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की एट्रीब्यूट. फॉरेन का मतलब क्या होता है? बाहर वाला, जो खुद का नहीं है. खुद का होता तो यहाँ लोकल होता ना, बाहर का है मतलब फॉरेन. तो वीक एंटिटी जो है उसको क्या चाहिए अब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए? फॉरेन की चाहिए होती है. और जो ये फॉरेन की होती है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये फॉरेन की स्ट्रॉन्ग एंटिटी की होती है. सो फॉरेन की के कंसेप्ट को, प्राइमरी की के कंसेप्ट को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना है कि फॉरेन की आपके दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है. आप उसकी मदद से खुद को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाते हो अगर आप वीक एंटिटी हो तो. और अगर आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो सिंपल आप दो चीजें याद रखिए. स्ट्रॉन्ग एंटिटी में आपके पास प्राइमरी की टेबल के अंदर ही होती है. आप अपनी टेबल में किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं. लेकिन वीक एंटिटी में आपका कोई भी कॉलम एज अ प्राइमरी की यूज में नहीं आता है. आपके पास प्राइम की एट्रीब्यूट होता ही नहीं है. तो आपको किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग एंटिटी की मदद लेनी पड़ती है. और ये जो मदद लेते हो किसके थ्रू लेते हो? फॉरेन की एट्रीब्यूट के थ्रू. अब फॉरेन की क्या है ये कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे. ईआर डायग्राम में वीक एंटिटी को हम यूजुअली डबल रेक्टेंगल में शो करते हैं. सो सिंगल रेक्टेंगल है मतलब वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, और डबल रेक्टेंगल है मतलब देखिए डबल प्रोटेक्शन चाहिए इसको. स्ट्रॉन्ग है इसलिए सिंगल प्रोटेक्शन, मेरे पास प्राइमरी की है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है. लेकिन वीक वाला वीक है, उसको डबल प्रोटेक्शन चाहिए
कि मेरे पास तो कुछ खुद का है नहीं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मुझे कोई बाहर वाला भी चाहिए। तो इसको थोड़ा इस तरीके से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। सो हमने देखा टाइप्स ऑफ एंटिटी। So this was all about the part 1 of ER components, और कमिंग लेक्चर्स में हम इसके दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें हम दूसरे जो कंपोनेंट है दैट इज एट्रीब्यूट, उसको हम कवर करेंगे। ये वो रेफरेंसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किए हैं इस पीपीटी को बनाने में। आप और ज़्यादा एक्सप्लोर अगर करना चाहते हैं तो इन वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।